Good morning, friends. After a while, a very important video for all of us. This is on Rule 36, Sub Rule 4 of CGST Rules 2017 and two notifications issued therein. As we all know, this Rule 36(4) and the notifications issued thereunder, इनमें यह बताया गया है कि अगर आपकी आउटवर्ड सप्लाई इनवर्ड सप्लाई जो आपने किताबों में लिखी है वो मैच नहीं करती है, तो जो इनवॉइसेस सप्लायर ने अपलोड किए हैं और आपकी बुक्स में वो हैं और आपने अपनी 3B रिटर्न में उनको दिखाया है, उसका तो आपको पूरा क्रेडिट मिलेगा। लेकिन जो इनवॉइसेस सप्लायर ने अपलोड नहीं किए लेकिन आपके पास टैक्स इनवॉइसेस हैं और आपकी बुक्स में उनकी एंट्री हैं, तो उनका आपको सारा क्रेडिट नहीं मिलेगा, बट it will be only 10% of the eligible invoices. In other words, अगर आपका टोटल 10 लाख रुपया इनपुट टैक्स क्रेडिट था और 6 लाख रुपए का इनपुट टैक्स क्रेडिट कंफर्म किया जाता है आउटवर्ड सप्लाई में और आपकी बुक्स में, और 4 लाख का इनपुट टैक्स क्रेडिट सप्लायर कंफर्म नहीं करता, तो 10% ऑफ एलिजिबल क्रेडिट मीन्स 6 लाख का 60,000, दैट इज 6,60,000 रुपये ही सिर्फ आपको इनपुट टैक्स क्रेडिट मिलेगा। और बाकी 3,40,000 अगर आपने क्लेम किया है तो रिवर्स करना है, वरना आपको कैश जमा कराना है। ये प्रोसेस हर महीने चलेगी। लेकिन जब जो सप्लायर उसको अपलोड कर देगा, जो इनवॉइसेस पहले उसने अपलोड नहीं किया, आपको उसको चेज करना है, फॉलो करना है, तो जिस महीने वो अपलोड करेगा उस महीने में वो अपना आप रिक्लेम कर सकते हैं। अब ये बहुत बड़ी विडंबना है, ये रूल्स के प्रोविजंस हैं, एक्ट में ये प्रोविज़न नहीं है, इस तरह के प्रोविज़न नहीं है। तो एक कल वेबिनार था अधिवक्ता परिषद का, जहां मैं, राकेश गर्ग, अशोक बत्रा, राजेश जैन और दीवान साहब और भी कुछ लोग थे। काफ़ी लंबी डिस्कशन उस पर हुई और आई थॉट कि बहुत अच्छा वेबिनार था। ऐसे वेबिनार हमें करने भी चाहिए जहां इस तरह की डिबेट्स हों। हमारे लीगल व्यूज़ कुछ भी हो सकते हैं, लेकिन व्यापारियों की विडंबना यही है कि अगर सप्लायर जो केरला में है, यहाँ गुंटूर में है या आंध्र प्रदेश में, अगर उससे माल खरीदा गया, अगर उस आदमी ने वो जो मेरे को माल बेचा, जिसके मेरे से पैसे लिए, जिसका उसने मेरे टैक्स इनवॉइस किया और एक्चुअली माल भेजा इन द कोर्स और फर्दरेंस ऑफ बिजनेस, अगर वो टैक्स जमा नहीं करता या आउटवर्ड सप्लाई में नहीं दिखाता, या भाग जाता है, या मर जाता है, या जी जाता है, जो भी करता है, तो उसकी जो जिम्मेदारी है मैं कैसे उठाऊं? ये एक बहुत बड़ा सवाल था हमारे सामने। तो मेरे को कल रात से ये सवाल खटक रहा था कि ये व्यापारियों के लिए तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, इतना सारा कैश कहाँ से लाएंगे लोग, और वो क्यों लाएं, उनकी क्या ड्यूटी है। लेकिन जब मैंने एक्ट को पढ़ा, सेक्शन 41, 42, 43, सेक्शन 41 में कहता है कि जो भी आप एज पर बुक्स क्रेडिट क्लेम करते हैं, दैट इज ओनली प्रोविजनल, एक्ट में लिखा है, और इस टैक्स को आप एडजस्ट कर सकते हैं सिर्फ सेल्फ असेस्ड आउटपुट टैक्स लायबिलिटी के लिए, जो सेक्शन 41(2) बोलता है। 42 बोलता है, जो इन्होंने आज तक जीएसटी ने इसकी ड्यूटी दी नहीं, कि अगर ऐसे कोई मिसमैच हैं तो आपको 15 दिन का नोटिस दिया जाएगा और 15 दिन के अंदर अपने व्यापारी से काम ठीक कराइए, ताकि आप अपना जो पूरा इनपुट टैक्स क्रेडिट क्लेम सके। बड़ा लंबा सेक्शन है, उसकी क्रक्स यही है। इसीलिए इसी तरह 43, सेक्शन 43 है, दैट डील्स विद वेयर सप्लायर रिड्यूसेस द आउटपुट टैक्स लायबिलिटी बिकॉज ऑफ क्रेडिट नोट्स। तो अगर वो आउटपुट टैक्स लायबिलिटी रिड्यूस करता है तो आपको भी आपका इनपुट टैक्स रिवर्स करना होगा। अब जब हम सारे सेक्शनों को पढ़ते हैं, इसके सबसे बड़ा सेक्शन आपको जो पढ़ना है वो सेक्शन 16 है। सेक्शन 16 की धारा 2 सबसे इंपॉर्टेंट धारा है, क्योंकि वो धारा 2 बाकी धारा 1, 2, 4 को ओवर पावर करती है। दैट इज, वो कहती है कि जो धारा 2 में लिखा गया है, अगर वो आपने पूरा नहीं किया तो आपको इनपुट टैक्स क्रेडिट मिलेगा ही नहीं। उस धारा 16(2) की एक और छोटी धारा है, जिसे हम बोलते हैं सब क्लॉज इन इंग्लिश, सी कहती है कि अगर सप्लायर ने टैक्स एक्चुअली पे नहीं किया कैश में या बाय एडजस्टमेंट ऑफ इनपुट टैक्स क्रेडिट, तो रेसिपिएंट को क्रेडिट नहीं मिलेगा।
उसमें 7 कंडीशनें हैं, सातों कंडीशनें आपको सेटिस्फाई करनी है और ये कंडीशन सबसे बड़ी है। जब मैंने इसको एग्जामिन किया और हमने आपस में डिस्कशन की तो उसका ये रिजल्ट निकला कि जो रूल 36 का 4 का नोटिफिकेशन है एक्चुअली आपको थोड़ा बेनिफिट देता है। पहले 20% देता था, अब 10% देता है, लेकिन कुछ तो मिलता है आपको। अगर ये रूल 36(4) को हम चैलेंज कर, हम लोगों ने किया है, दिल्ली हाई कोर्ट में है, गुजरात में है, कलकत्ता में है, कोई स्टे नहीं दिया किसी कोर्ट ने, तो अगर गवर्नमेंट कहती है ठीक है जी विदाउट जुरिडिक्शन हम इसको विड्रॉ करते हैं, तो आप 16(2)(c) को भी चैलेंज करना होगा हमें। तो ये जो सारी डिस्कशन कल निकली, हमारा जो लीगल व्यू मेजॉरिटी का था इंक्लूडिंग मी, ये यही था कि जो इस तरह के कानून बनाए जाते हैं जहाँ वर्चुअली इम्पॉसिबल कंडीशंस जो बायर्स हैं, रिसिपिएंट हैं, उन पे लगाई गई हैं, तो ये तो चीज़ चलने वाली नहीं है। सुप्रीम कोर्ट की बहुत रूलिंग्स हैं, हाई कोर्ट की तो इनएबरेबल रूलिंग्स हैं कि इस तरह की अगर सप्लायर को जिसको गवर्नमेंट ने GST नंबर दिया और उसको लाइसेंस दिया कि वो माल बेचे, हमारे से पेमेंट ले, टैक्स की पेमेंट भी ले और आप जमा कराए, अगर वो जमा नहीं कराता तो मैं क्यों दूंगा? जो बायर है, बायर बोलेगा कि भाई मेरे से आप किस हक से टैक्स ले सकते हैं। लेकिन फिलहाल ये कानून है, जब तक ये कानून में कोई सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट नहीं आती, यहाँ ऐसे प्रोविजन को दे डोंट रीड इट डाउन कि आपकी कोई जिम्मेदारी नहीं है, तब तक ये कानून है। लेकिन दोस्तों ये आपको ध्यान रखना है कि जो रूल 36(4) के नोटिफिकेशन हैं, दे आर पार्ट ऑफ लॉ, दे हैव नॉट बीन क्वेश्चन्ड। आपको उसको फॉलो करना है, फॉलो नहीं करेगा तो इट विल अमाउंट टू फ्रॉड। तो जो सेक्शन 73, 74 की एक्सप्लेनेशन में सप्रेशन ऑफ फैक्ट्स की डेफिनेशन है, वो आपको इट विल टेक यू टूवर्ड्स कैटेगरी ऑफ फ्रॉड। तो वो उसके रीजन, उसके कॉन्सिक्वेंसेज और सीरियस हैं, टैक्स एंड इंटरेस्ट पेनल्टी, और अगर अमाउंट बड़ा हो तो इवन सेक्शन 132 कैन बी इन्वोक्ड, अरेस्ट भी किए जा सकते हैं लोग। तो हमें इस बात का ध्यान रखना है और ये भी ध्यान रखना है कि जो भी केस कल को होगा, किसी कोर्ट में जाएगा, जो भी हम लॉयर्स लोग करेंगे, लॉयर्स ही कर सकते हैं और तो कोई कर नहीं सकता, जो हम लोग करेंगे उसका आपको इंतजार करना होगा। और ये मामला सुप्रीम कोर्ट से पहले सेटल नहीं होगा। किसी भी हाई कोर्ट को रूलिंग को GST काउंसिल जहाँ गवर्नमेंट नहीं मानेंगी, वो कुछ भी नहीं मानेंगे जो आपके हक में किया जाएगा। तब तक हमें इस कानून को फॉलो करना है और ये भी ध्यान रखना है कि जो आपको सेक्शन 16 में ITC दिया जाता है, उसके 3 राइडर्स हैं बहुत बड़े जो हम लोगों को ध्यान रखने हैं। एक तो ये है कि जो भी डॉक्यूमेंट्री एविडेंस आपके पास है, डॉक्यूमेंट्री एविडेंस के बेस पे आपको क्लेम नहीं मिलता। आपको पहले प्रूव करना है कि आपकी ट्रांजैक्शन क्या थी, क्या आपने माल खरीदा था, क्या आपने माल अपने बिजनेस या उसके फर्दर्स के लिए खरीदा था, क्या माल आपके पास एक्चुअली फिजिकल रिसीव हुआ था। तो वो सारी डॉक्यूमेंटेशन आपको इस ढंग से बनाने हैं जहां आप ये प्रूव कर सको। खाली किताबों में एंट्री करने से, पेमेंट करने से ऐसा कुछ नहीं होने वाला। जैसे सेंट्रल एक्ट में हम करते थे कि जी हमारे पास C फॉर्म है, F फॉर्म है। इन माई व्यू दोज वर इनकॉन्सिक्वेंशियल डॉक्यूमेंट्स। पहले आपको प्रूव करना था कि आपने इंटरस्टेट सेल की थी, या C फॉर्म कहीं बिहार से लेके आ गए आप लोग, या F फॉर्म कहीं और से लेकर आ गए। तो इस तरह के जो लोग सर्कुलर ट्रेडिंग कर रहे हैं, बिल ट्रेडिंग करते हैं, फेक इनवाइसेस करते हैं, आपको उनका ध्यान रखना है, क्योंकि एक छोटे से लालच के लिए कल को ऐसा ना हो कि आपके ऊपर बहुत बड़ी जिम्मेदारी आ जाए और संभाल ना पाएं। सेक्शन 16 स्टैंड करता है और मेरे हिसाब से सेक्शन 16 की कंडीशंस को फिलहाल कोई कोर्ट क्वैश करने वाला नहीं है। आई डोंट थिंक इन माई व्यू इट्स पॉसिबल। जहाँ तक वो जजमेंट वैट में है, वैट की जजमेंट स्टेट स्पेसिफिक थी। अगर वैट की जजमेंट्स को स्पेशली सुप्रीम कोर्ट ने बोला हमारे दिल्ली वैट के चक्कर में 90G में कि इस तरह की कंडीशन आप नहीं लगा सकते, ये वर्चुअली इम्पॉसिबल है। यस, टैक्सेशन में भी थ्योरी ऑफ इम्पॉसिबिलिटी काम करती है। इसलिए काम करती है कि जो चीज़ कोई पूरी ही नहीं कर सकता, कोई मैकेनिज्म ही नहीं है आपके पास, तो आप क्या करेंगे। लेकिन सेक्शन 42 में मैकेनिज्म थी कि आपको कंप्यूटर में 15 दिन का नोटिस दिया जाएगा कि भी ये आपके बंदे ने सप्लाई नहीं की है, इसे ठीक करवा लो, वरना आपको ये टैक्स आपका रिवर्स कर दिया जाएगा विद इंटरेस्ट। लेकिन वो यूटिलिटी GST ने आज तक शुरू नहीं की और मेरे हिसाब से वो कर भी नहीं पाएंगे। वो बहुत बड़ा काम है। ये एक्ट में तो उन्होंने बोल दिया कि हम ये कर लेंगे, वो कर लेंगे। सिमिलरली अगर इसी तरह के वायलेशन से अगर आपने कोई रिफंड क्लेम किए हैं या कोई अनयूटिलाइज टैक्स का आपने क्लेम किया है किसी भी तरह से, वो भी इलीगल होगा, क्योंकि जो भी चीज़
विच इज़ डीम्ड टू बी फ्रैडुलेंट, जो जितनी कोलेटरल ट्रांजैक्शन इस फ्रॉड के साथ चलती हैं, दे आल्सो बिकम इलीगल। तो हमें दोस्तों इस बात का बहुत बड़ा ध्यान रखना है कि रूल 36(4) की कंडीशंस को किसी भी कीमत में आपको फॉलो करना है। अभी जो नया नोटिफिकेशन अप्रैल में निकाला, वो कोविड के कारण उन्होंने बोला कि मई, जून, जुलाई, अगस्त तक आप पूरा का पूरा क्रेडिट ले सकते हैं जो आपकी बुक्स में इनवाइसेस हैं। लेकिन जो सितंबर में आपको मंथ वाइज सारा एडजस्टमेंट करके आपको रिवर्स करना है। फिलहाल उन्होंने बोला है कि आपको इंटरेस्ट देने की ज़रूरत नहीं है इस पीरियड की। तो ये जो आप सितंबर की रिटर्न भरेंगे, जो अगले महीने ड्यू होगी, या जब रिटर्न का पीरियड आपका ड्यू होगा, आपको अभी से काम शुरू करना है। आपको किसी भी कीमत पर कानून को फॉलो करना है। मैं किसी भी सीए की, किसी भी वकील की, किसी भी बड़े लीगल ल्यूमिनरी की बात नहीं मानता कि आप 36(4) के जो प्रोविजंस हैं वो इलीगल हैं। मैं भी कहता हूँ ये इलीगल हैं, लेकिन कौन कहेगा? जजमेंट हम देंगे क्या? हम वकील तो जजमेंट नहीं देते, हमारी ओपिनियंस हैं, आपकी ओपिनियंस है, आपकी विचारधारा है। सम कोर्ट हैज़ टू से। जब 36(4) रूल को चैलेंज किया 2-3 हाई कोर्ट्स में, उन्होंने स्टे क्यों नहीं किया? इसको स्टे करने से भी रूल तो ख़त्म नहीं होता। रूल हैज़ टू बी क्वेश्चन्ड। जैसे गुजरात हाई कोर्ट ने वीकेएस फुटस्टेप्स में किया इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर का, उन्होंने रूल 89(5) को, उसके फार्मूला को बोला ये कॉन्ट्रेरी टू लीगल प्रोविजंस है। देयरफॉर कभी भी जब मामला जाएगा, ये बहुत बड़ा मामला है, छोटा मामला नहीं है। मेरे हिसाब से कोई भी कोर्ट इतनी जल्दी इसको क्वेश्चन करने वाला नहीं है, क्योंकि जीएसटी इज एन ऑल इंडिया स्कीम, इंटरनेशनल स्कीम। सो जो भी आपके व्यापारी हैं, आप उनके साथ लगातार चेस करिए, उनकी रिटर्नें अपलोड करवाइए। जो नहीं करते उनकी पेमेंट रोक लीजिए, उनकी पेमेंट मत करो आप। जब तक उनकी पेमेंट आप करते रहोगे, अगर वो नहीं भाग जाएंगे तो जिम्मेदारी आपकी होगी। आज के कानून में कोई नहीं रोक सकता। जो ऐसे व्यापारी हैं, जो दूर के व्यापारी हैं, उनका टैक्स के बराबर का पैसा हमेशा आप अपने अंडर रखें, ताकि जब भी कभी मिसमैच हो, आप उनको चिट्ठी लिखो, एक उनको चिट्ठी लिखो कि ये पैसा हम एडजस्ट कर रहे हैं टैक्स की तरफ से। आप उस पर डेबिट नोट रेज करें या क्या करें, वो एक अलग से अपने सीए साहब से पूछिए क्या करना है, उसमें भी जीएसटी इम्प्लीकेशन हो सकती है। तो पैसा रखिए, अपने नीचे रखिए सप्लायर को, ताकि कल को ये सारी जिम्मेदारी जो मिसमैच की, जो आपको कैश जमा कराना पड़ेगा, या कल को अगर गलत क्लेम करते हैं, पेनल्टी होगी, प्रोसिक्यूशन होगी, इंटरेस्ट होगा, उन सारी चीज़ों से आपको बचना है। और दोस्तों, लास्ट मैसेज मेरा आज भी वही है, किसी भी तरह के फेक इनवाइसेस, बिल ट्रेडिंग, सर्कुलर ट्रेडिंग से आप दूर रहें। ऐसे दोस्तों, ऐसे लोगों के साथ जो ये धंधा करते हैं, ऐसे व्यापारी जो लोग यही काम करते हैं, उनको अपने आसपास पे ना फटकने दें, क्योंकि ये कानून के हाथ बहुत लंबे होते हैं, आप पकड़े जाएंगे। अगर कानून ने वकीलों को पकड़ लिया, चार्टर्ड अकाउंटेंट को पकड़ लिया, उनको जेल में डाल दिया, आप तो व्यापारी हो। व्यापारी को तो वैसे ही जो गवर्नमेंट समझती है कि आप ये पूरा टैक्स नहीं देते, चोरी करते हैं। तो इसलिए कोई ऐसा धंधा नहीं करें। आड़तियों के खिलाफ जो आप लोग सील बेचते हैं ब्रोकर्स के थ्रू, झूठे सच्चे इनवाइस लगाते हैं आप उस चीज़ को बंद करिए। आपको ये जीएसटी में जो व्यापार है वो क्लीन व्यापार करना है। किसी भी प्रोफेशनल से, किसी भी व्यापारी से, किसी भी दोस्तों से, किसी की फैमिली में आपस में एडजस्टमेंट्स नहीं करनी है, क्योंकि ये एडजस्टमेंट सब कंप्यूटराइज्ड हैं। ये जो फॉरेंसिक ऑडिट होते हैं आजकल कंप्यूटर पे होते हैं, आपको उनको बुलाने की ज़रूरत नहीं है। आपकी कंप्यूटर फाइल उनको बता देंगे आपने क्या किया है। सो किसी भी तरह के लालच से आप दूर रहें, क्योंकि ये लालच अगर ज़्यादा बढ़ा तो लोगों को जेल भी हो सकती है, और बेल मिलना बहुत मुश्किल काम है। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई होप मैंने पूरा हिंदी में बोला है, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसको देख सकें, इसको समझ सकें, और कानून को फॉलो करना है। आई एम ए सीनियर लॉयर, और आपको ये ज़रूरी है, हमारा फ़र्ज है आपको बताना। किसी भी फेक इनवाइसेस के धंधे से, किसी भी प्रोफेशनल से जो लोग बिल का धंधा करते हैं, या जो ये ब्रोकर्स वगैरह बिल का धंधा करते हैं, आप इनसे बिल्कुल दूर रहें। इनको पास भी मत फटकने दें। आपकी सारी ट्रांजैक्शन शुड बी विद ऑनेस्ट सप्लायर्स, जो सप्लायर एग्जिस्ट करते हैं, जिनकी अपनी दुकानें हैं या जिनकी अपनी फैक्ट्रीज हैं। आपको बिल का धंधा बिल्कुल नहीं करना, क्योंकि वो आपका कानून पकड़ लेगा। कुछ जीएसटी में इतना मुश्किल काम नहीं है पकड़ना। तो किसी भी ऐसी डिस्कशन से दूर रहें, हवाला ट्रांजैक्शन से दूर रहें, बाहर के व्यापारियों के बिल अपनी किताबों में नहीं डालें इनपुट टैक्स क्रेडिट लेने के लिए। माल की जो एक्चुअल डिलीवरी आपको हुई है उसका पूरा डॉक्यूमेंट रखें कि माल आपको कैसे पहुंचा। अगर आपने फ्रेट दिया तो फ्रेट का डिटेल दें, उसमें जीटीए की जो भी रिवर्स चार्ज बनती है वो आप दें।
ये प्रूव आपको करना है कि माल आपने रिसीव किया। इसके लिए एक्ट में कोई कोलेटरल एविडेंस डॉक्यूमेंट्स नहीं है जो आपको बनाने हैं जो प्रूव करे कि आपको माल मिला और आपको सप्लायर को एक्चुअल टैक्स पेमेंट करनी है। तो जब भी सप्लायर के रिटर्न का टाइम हो, अपने सप्लायर्स के पीछे पड़े कि हमारे बिल आने चाहिए, वरना आपसे धंधा बंद करेंगे और आपकी पेमेंट रोक लेंगे। अगर कोई ऐसा काम करता है उसके जीएसटी में शिकायत करें, उसको लीगल नोटिस इमीडिएटली भेजें, ताकि जो आपकी ड्यू डिलीजेंस है वो आपको पूरी करनी है। किसी भी तरह की शर्म नहीं करनी चाहिए, आपके भाई भी क्यों ना हो। आप उसको डेबिट नोट भेजें टैक्स का और उसको लीगल नोटिस करें और उसको बोलना कि अगर आप जमा नहीं कराओगे वी विल लॉन्च एन FIR दिस एन ऑफेंस, आपने मेरे से टैक्स लिया और जमा नहीं किया। उसको सेक्शन 132 धारा 1 का सब क्लॉज D समझाएं कि अगर आपने मेरे से कोई टैक्स लिया है, अगर 3 महीने में जमा आपने नहीं किया तो आपको जेल होगी। ये प्रोविज़न है। तो उसका जो कमिश्नर है, वो स्टेट का, दिल्ली का या कहीं का भी हो, वो उसको अरेस्ट कर सकता है आपकी कंप्लेंट पर। देयरफॉर ये सारे राइट आपने जाने जीएसटी में, और जो भी आप आगे रिटर्नें भरें उसको कानून के बिना फॉलो किए आपने रिटर्नें नहीं भरने। अभी थोड़ा दुख होगा आपको कैश जमा कराने का, लेकिन कल इसका बहुत बड़ा फायदा होगा। यू विल नॉट बी इन एनी टैक्स एंटेंगलमेंट। गॉड ब्लेस। थैंक यू।